हेलो, आज हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पार्ट 1 मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मृदा या सॉइल के बारे में। देखिए, ये जो मृदा है ये लैटिन भाषा के शब्द सोलम से मिलकर बना हुआ है और सोलम का अर्थ होता है फर्श या फिर फ्लोर। तो हम कह सकते हैं कि जो मृदा है वो मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। सबसे ऊपरी परत है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है वो क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। इसके अलावा अगला देखिए, मृदा त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है। इसके अलावा मृदा पौधों को वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार, जल और पोषक तत्वों को प्रदान करती है। तो ये तो था मृदा का सामान्य अर्थ कि मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसके अलावा त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है जिसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और गहराई भी होती है। मृदा पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करती है, साथ में पोषक तत्वों को भी प्रदान करती है। अब हम पढ़ेंगे मृदा की परिभाषाएं, जिसमें दो वैज्ञानिकों की परिभाषाएं इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जोफे एवं मार्बर्ट ने जो इसकी परिभाषा दी है मृदा की, वो दी है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो कि प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित होते हैं। एक प्राकृतिक पिंड है और प्राकृतिक पदार्थों पर क्या लगेंगे? प्राकृतिक बल लगते हैं जिससे कि ये विकसित हुई है। प्राय भिन्न भिन्न गहराइयों के खनिज व कार्बनिक अवयवों के संस्तरों के अनुसार इसके भेद किए जाते हैं। अलग अलग गहराइयों पर कौन से खनिज है, कौन से कार्बनिक अवयव है, उसके अनुसार इस मृदा के भेद हैं। ये संस्तर अपने नीचे स्थित पैतृक पदार्थों से आकारिकी, भौतिक गुणों, रासायनिक गुणों, संगठन एवं जैविक लक्षणों में विभिन्नता रखते हैं। तो ये परिभाषा है जोफे व मार्बर्ट की। अगली परिभाषा है बेकमैन व ब्रेडी के अनुसार। देखिए, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित व अपक्षयित खनिज पदार्थों या फिर कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में विकसित होती है। प्रोफाइल लेयर के रूप में ये विकसित होगी। यह पृथ्वी को एक आवरण के रूप में ढकती है जो जल व वायु की उपयुक्त मात्रा मिलने पर पौधों को यांत्रिक आधार भी प्रदान करने का कार्य ये मृदा करती है। तो ये थी मृदा की परिभाषाएं। अब देखते हैं मृदा की विशेषताएं। तो इसमें पहली विशेषता है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है यह पादप वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम है। इसका कृत्रिम संश्लेषण नहीं होता। अपन मृदा को बिल्कुल नहीं बना सकते। कृत्रिम संश्लेषण नहीं होता है, ये बिल्कुल प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक पिंड होती है। इसकी दूसरी विशेषता है पदार्थों के संचार, स्थानांतरण व संचयन के कारण
मृदा में कई परतें बन जाती है। इसकी तीसरी विशेषता है मृदा में विभिन्न पैतृक पदार्थों व जलवायु संबंधी कारकों के कारण इसकी आकारिकी रासायनिक गुणों व जैविक अंतर होता है। तो ये मृदा की विशेषताएं थी कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है और पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम का कार्य करती है। दूसरा, पदार्थों के संचार, विभिन्न पदार्थों के अलग अलग प्रकार से संचार, स्थानांतरण व संचयन होने के कारण मृदा में क्या है, कई परतें बन जाती है। तीसरा है, मृदा में विभिन्न पैतृक पदार्थ और जलवायु संबंधी कारकों के कारण मृदा की आकारिकी, रासायनिक गुणों और उसके जैविक गुणों में भी क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है। अब हम देखते हैं मृदा के कार्य। तो मृदा के कार्य में पहला कार्य देखिए, भूपपड़ीय अर्थात अर्थ क्रेस्ट व वायुमंडल के मध्य जो मृदा है वो क्या करेगी, आंतरिक सतह का कार्य करती है। यह ऊर्जा, जल, गैस, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करती है। दूसरा देखिए, पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार प्रदान करती है, साथ में जल व जो पोषक तत्व है वो भी देने का कार्य करती है। जड़ों को ऑक्सीजन प्रदान करती है। मृदा सूर्य ऊष्मा का भी भंडारण करती है। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनका भी। मृदा की ऊपरी सतह कृषि फसल के उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती है। जो मृदा की ऊपरी सतह होती है वो उपजाऊ होती है, इसका उपयोग हम कृषि फसल के उत्पादन में करते हैं। मृदा विभिन्न जीवों के लिए प्राकृतिक निवास स्थान है। मृदा में कई जीव कीड़े मकोड़े वगैरह मिलते हैं, जैसे केंचुआ वगैरह भी मृदा में ही पाए जाते हैं। मृदा का उपयोग इमारतों, सड़क निर्माण आदि में भी किया जाता है। जैविक कई पदार्थों को मिलाने में इस मृदा का निर्माण किया जाता है। तो ये थे मृदा के कार्य। देखिए हमारा अगला टॉपिक है मृदा अध्ययन या स्टडी ऑफ साइंस। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी विज्ञान की, मृदा से संबंधित विज्ञान की वह शाखा है जिसमें यह विज्ञान मृदा निर्माण, मृदा के जन्म, निर्माण व वितरण से संबंधित है। तो पेडोलॉजी के अंतर्गत हम मृदा के जन्म, निर्माण तथा उसका वितरण कैसे हो रहा है उससे संबंधित अध्ययन करते हैं। दूसरा है एडिफोलॉजी या मृदा शास्त्र। इसमें मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से किया जाता है। उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से। तो ये दो मृदा से संबंधित विज्ञान है। एक है पेडोलॉजी जिसमें हम मृदा के जन्म, निर्माण व वितरण से संबंधित करते हैं, और दूसरा है मृदा शास्त्र जिसमें मृदा का अध्ययन हम उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से करते हैं।
तो देखिए मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। हमने जो मृदा की परिभाषा पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि मृदा एक त्रिविम प्राकृतिक पिंड होता है। चाहे हम जोफे व मार्वट की परिभाषा देख लें या फिर बेकेहम की परिभाषा देख लें, सबने मृदा को क्या बताया है, एक प्राकृतिक पिंड बताया है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जिसका कि अपना खुद का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इसके गुण विशेष तथा विभिन्न प्रकार के होते हैं। मृदा एक प्रकार का जीवित प्राकृतिक पिंड माना गया है। जीवित प्राकृतिक पिंड माना गया है क्योंकि जो मृदा है इसका धीरे धीरे विकास होता है। जैसे एक सजीव का धीरे विकास जैसे एक सजीव जन्मता है, उसका वृद्धि होती है और धीरे धीरे करके विकास होता है, वैसे ही मृदा का भी क्या होता है, धीरे धीरे करके विकास होता है। पहले इसका जन्म होता है जो कि किसी भी पैतृक पदार्थ या फिर चट्टानों के द्वारा होता है। पैतृक पदार्थ या चट्टानों के द्वारा मृदा का जन्म होता है। ये परिपक्व अवस्था में पहुंच करके पूर्ण रूप से एक प्रोफाइल का निर्माण कर लेती है। लास्ट में जाकर के ये परिपक्व अवस्था में पहुंच जाएगी, क्या बना लेगी, एक प्रोफाइल बना लेगी। इसलिए मृदा को क्या बोला गया है, एक गतिशील प्राकृतिक पिंड, क्योंकि मृदा में गति होती है। पहले इसका जन्म होता है, जन्म पैतृक पदार्थों से, फिर विकास होता है और विकास के बाद में एक प्रोफाइल बन जाती है। इसलिए मृदा को बोला गया गतिशील जीवित प्राकृतिक पिंड। जो मृदा होती है वो संश्लेषण व विनाश वाले प्राकृतिक प्रक्रमों के द्वारा निर्मित होती है। मृदा प्राकृतिक पिंड है क्योंकि ये गहरी होती है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। इसमें विनाश और संश्लेषण की सभी प्रक्रियाएं होती हैं। जो मृदा होती है इसमें कार्बनिक व खनिज पदार्थ का भी एक प्राकृतिक पिंड है। तो ये तो था मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, उसका कारण कि किस प्रकार से मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। अगला है मृदा पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम का कार्य करती है। पादपों की वृद्धि है वो निम्न 3 कारकों से प्रभावित होती है। पहला है जलवायु संबंधी कारक, दूसरा जीवी कारक और तीसरा मृदीय कारक। जो पौधों की वृद्धि है जो मृदा होती है वो पौधों की वृद्धि के लिए निम्न दशाएं प्रदान करती है। सबसे पहले आवश्यक खाद्य तत्व, तो जो सभी पौधों को अपने पोषक के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है। और ये सभी जो सूक्ष्म तत्व है ये मृदा से ही पौधों को मिलते हैं। मृदा से पौधों को फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, कैल्शियम, मैग्नीज, जस्ता, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन प्राप्त होता है। नाइट्रोजन मृदा व हवा दोनों से ही मिलता है। वायु व जल से पौधों को कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलती है। तो जो मृदा है वो पौधों में सभी आवश्यक खाद्य तत्वों की क्या करती है, पूर्ति करती है। अगला देखिए जल, तो जल है ये मृदा का एक प्रमुख अंग है। मृदा में जितने खाद्य पदार्थ पौधे लेते हैं उनमें से पानी पौधे सर्वाधिक मात्रा में लेते हैं। पौधों के लिए पानी की मात्रा कम होने पर कोशिकाओं का विस्तार व विभाजन कम होता है। साथ ही प्रकाश संश्लेषण के लिए भी पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। अगर पौधों को जल की मात्रा कम मिलेगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीरे हो जाएगी। साथ ही जो जल है ये वह एक अच्छा विलायक भी होता है और पोषक तत्वों को ये अपने अंदर घोले भी रखता है, जो जिससे कि जल के माध्यम से भी पोषक तत्व पौधों में प्रवेश कर जाते हैं। जो जल है वो मृदा के ताप को भी नियंत्रित करता है, साथ ही मृदा में वायु भी नियंत्रित होती है। अगला है जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन, तो मृदा से
मृदा से पौधों की जो जड़ें हैं उनको श्वसन के लिए ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। मृदा में जो वायु होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। अगर मृदा वायु में अपन देखें तो 20.3% तो क्या होगी, इसके अंदर ऑक्सीजन होगी। जो मृदा वायु होगी उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, 20.3%, और 79.01% इसके अंदर होती है नाइट्रोजन, और 0.3% होती है CO2। ये है मृदा के अंदर उपस्थित वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। मृदा वायु में उचित मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने पर पौधों की वृद्धि, जो जड़ें हैं उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है, तब पौधों की वृद्धि भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो जो मृदा है वो मृदा में जो ऑक्सीजन है वो जड़ों के श्वसन के लिए भी आवश्यक है। अगला है मृदा है जो पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करती है। मृदाओं की भौतिक और रासायनिक दशाएं ऐसी होती है जिससे कि पौधों की जड़ें आसानी से उनकी गहराई में जा सकती हैं तथा फैल जाती हैं। ऐसी मृदाएं आदर्श होती हैं क्योंकि इनमें वृद्धि करने वाले पौधे पवन, दृढ़ और जलवायु सह सकते हैं तथा ये मृदाएं एक आयतन के पोषक तत्वों को शोषित कर सकती हैं। यदि मृदा में कड़ी परतें होंगी तो मृदा की जो पौधों की जड़ें हैं वो फैल नहीं पाएंगे और पौधों की वृद्धि भी नहीं होंगी। तो ये सभी कारक हैं जिसके कारण कि पौधों की मिट्टी के अंदर आसानी से वृद्धि हो सकती है, अच्छी वृद्धि होती है। पौधों की वृद्धि के लिए इन सभी दशाओं के साथ साथ ही जो मृदा है उसका अनुकूल ताप होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि ये पौधों द्वारा मिट्टी से खाद्य पदार्थ प्राप्त करने और जल अवशोषण और जड़ों की वृद्धि को प्रभावित करता है। जो तापमान है वो, अगर तापमान अनुकूल रहेगा तो जड़ें हैं वो जल को आसानी से ग्रहण कर लेंगी। अगर तापमान में कमी है तो जो पानी है वो जम जाएगा और जड़ें उस पानी को ग्रहण नहीं कर पाएंगी, इसलिए मृदा का अनुकूल तापमान भी होना चाहिए। तो ये टॉपिक था मृदा का सामान्य परिचय। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मृदा के अवयव। आज के लिए इतना ही।